वेलकम बैक टू इनसाइट्स विद विशाल सूद। हम चर्चा कर रहे हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे जो हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करते हैं, ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। उन मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमेशा होते हैं विशाल जी। वेलकम बैक सर। थैंक यू। सर, स्टील प्रोडक्शन इंडियन इकॉनमी में एक बड़ा पार्ट है, बड़ा मेजर रोल अदा करता है, तो उस प्रोडक्शन को अब डबल करने की बात हो रही है। देखो, स्टील एक कोर इंडस्ट्री में है, जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह में जिसकी ज़रूरत होती है जी। और इंडिया की करंट कैपेसिटी है 120 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन की, एंड वी आर इम्पोर्टिंग ऑल्सो स्टील। एंड और अगर इकॉनमी के जो हमारे ड्रीम्स हैं टू मेक इट अ 5 ट्रिलियन इकॉनमी, स्टील विल प्ले अ मेजर रोल। चाहे वो गाड़ियाँ बननी हो, चाहे बिल्डिंग्स बननी हो, हर जगह पे किसी ना किसी रूप में स्टील का इस्तेमाल होना ही होना है। फ्रॉम बेसिक नेसेसिटी, एक पिन से लेके आप जो बुलेट ट्रेन्स बननी है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं स्टील का इस्तेमाल होना ही होना है। तो माधवराव सिंधिया जी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू स्टील मिनिस्टर जी, और उन्होंने यही बोला है कि हमारा गोल ये है कि अगले 8 सालों में इस कैपेसिटी को डबल करें। देखो, जब हम इस कैपेसिटी को अगर हम डबल कर पाते हैं, इसमें 2 एस्पेक्ट है। एक तो हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स पे, सप्लाई चेन पे। देखो, स्टील को इंपोर्ट करना, यू कैन इमेजिन, हैवी चीज़ है जी। उसको इंपोर्ट करना आपकी सप्लाई चेन और कॉस्टली एक्सरसाइज होती है। अगर हम कॉस्ट इफेक्टिवली इंडिया में प्रोड्यूस कर पाएँ, दैट विल बी वंडरफुल जी। हमें ये इंश्योर करना है कि जो कैपेसिटी डबल हो रही है ये स्मार्टली हो जी, हमारी प्रोडक्टिविटी हाई हो, हमारी एफिशिएंट फैक्ट्रियां बने जो पोल्यूशन कम करे, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे अंदर R&D हो कि कैसे हम स्टील को और स्टील की नई और ज़्यादा मजबूत किस्में कैसे बना पाएँ, ताकि जो हमारा स्टील है वो दुनिया की बेहतरीन गाड़ियों में लगे, बेहतरीन शिप्स में लगे, हर जगह पे जहाँ स्टील की ज़रूरत है वहाँ पे इंडिया का रिसर्च और हाईएस्ट क्वालिटी स्टील यूज़ हो जी। तो मेरे को लगता है कि एक होता है कि क्वान्टिटेटिव ग्रोथ, कि हम नंबर्स में कैसे बढ़ रहे हैं कि 120 से 240, फेयर इनफ, वो तो ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इंडियन इकॉनमी बहुत अच्छे पेस पे ग्रो कर रही है। और लॉन्ग टर्म में तो हमारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। अभी मिड शॉर्ट टर्म में शायद जो दुनिया की सिचुएशन है, जो हम कोविड से निकले हैं, चाहे जो ग्लोबल वॉर चल रही है, यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है, उसके कारण शॉर्ट टर्म हमें कुछ सेटबैक्स इकॉनमी में आ सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म जो इंडिया के प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही ब्राइट हैं और पूरी दुनिया की नज़रें हिंदुस्तान पे हैं जी। तो एक तो है क्वांटिटेटिव ग्रोथ, दूसरा पार्ट आता है क्वालिटेटिव जी, कि हमारे यहाँ पे जो भी स्टील बने उसकी एक तो प्रोडक्टिविटी हमारे एम्प्लॉयज़ की भी हाई हो, फैक्ट्रीज की हाई हो, लो कॉस्ट पे बनेगा इससे। दूसरा, उसकी जो क्वालिटी हो इन टर्म्स ऑफ जो टेक्नोलॉजी हो वो बाकियों से बेटर हो, इससे हम एक हब बन पाए फॉर एज अ स्टील मैन्युफैक्चरर। ये विजन हमारी हर मिनिस्ट्री में हो तो मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म जो हमारी एज वर्ल्ड पावर बनने की जो हमारा गोल है उसमें ये बहुत यूजफुल चीज़ें रहेंगी। सर, इसके साथ ही डिफेंस एक्सपोर्ट्स में हम काफ़ी स्पीड है इंडिया की, अब 13,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट हुए हैं। देखो, ये स्पीड इसलिए लग रही है क्योंकि हमारा बेस बड़ा छोटा था जी। हमने अपने डिस्पाइट हैविंग वेरी गुड साइंटिफिक टैलेंट, हमारे इसरो के साइंटिस्ट, हमारे DRDO के साइंटिस्ट, हमारे IITs, IISCs, इनके होने के बावजूद हमने इनका एडवांटेज नहीं लिया। हम इंपोर्ट करते रह गए सारे वेपन्स जी। आज 13,000 करोड़ अगर आप ग्लोबल डिफेंस मार्केट को देखें तो उसमें कुछ भी नहीं है जी। मैं अगर बात करूं, आज हम USA से ले रहे हैं, चाइना से हम USA से, रशिया से हम इंपोर्ट करते हैं। अब USA का जो डिफेंस बजट है वो $600 बिलियन के करीब है, और ये जो 13,000 करोड़ है ये $1.2 बिलियन बनता है। एक सेना का भी कुछ भी पार्ट ये नहीं बनता है जी। तो हमें ये गोल बनाना चाहिए कि जो ग्लोबल मार्केट है उसका एक परसेंटेज शेयर हमारे हाथ में आए जी। अब तेजास जो हमारा वेपन प्लेटफॉर्म है, जो हमारे फाइटर पायलट्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, तेजास जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो फाइटर प्लेन्स का, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स का, उसकी डिमांड काफ़ी आ रही है जी। तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम 13,000 करोड़ पे खुश ना हो, कॉन्ग्रेचुलेट आवर डिफेंस इकोसिस्टम, बट अभी पोटेंशियल बहुत है जी। हम अपने आसपास की ही डिमांड देख लें, जो नेशन, स्पेशली इसमें जियोपॉलिटिकल टेंशंस, आपके फ्रेंडली कंट्रीज कौन हैं, आपने किस किस को सर्व करना है, इसमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं जी। तो मेरे को लगता है कि इंडिया 13,000 करोड़ से 1,30,000 करोड़ में भी अगले 5 साल में पहुंच सकता है अगर हम अपने पोटेंशियल को फुली रियलाइज करें। बिल्कुल सर, जब हम इंडिया की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये बात ख़त्म नहीं होती जब तक चाइना की बात ना हो। तो चाइना की कंपनीज हैं कई जो इंडिया में काम भी कर रही थी, यहाँ में टैक्स भी जो आ रहे थे, उन पे अब एक्शन लेने शुरू कर दिया भारत सरकार ने। बिल्कुल, देखो कुछ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, हमारे सारे लोग जानते ही हैं,
दे वर इन्वॉल्व्ड इन ह्यूज टैक्स लॉसेस टू द कंट्री। जी तो वो काफ़ी इन टर्म्स ऑफ पेइंग रॉयल्टी अननेसेसरी मनी वापस चाइना भेज देते थे ताकि यहाँ पे इनकम ना दिखाई जाए और उस पर टैक्स ना देने पड़े। जी और इसके अलावा देयर वर फ्यू अदर थिंग्स इन विच दे वर इन्वॉल्व। तो मेरे को ये लगता है कि ये बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन बन सकती थी। चाइना के ऊपर आज पूरी वेस्टर्न कंट्रीज या कोई भी कंट्री ले लूँ, दे डोंट ट्रस्ट देम एंड फॉर राइट रीजंस। एंड इंडिया शुड ऑल्सो नॉट ओपनली अलाउ सेलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना जो हमारी साइबर सिक्योरिटी रिस्क बन सकते हैं। जी आज अगर आपके हाथ में चाइनीज मोबाइल है जिसमें चाइनीज सॉफ्टवेयर है, तो उसके थ्रू वो आपकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या उसके थ्रू वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट की कौन सी सर्विसेज से इंडायरेक्टली जुड़ चुके हैं, ये हम नहीं जानते। वो किस तरह के अटैक वहां से लॉन्च कर सकते हैं, ये हम नहीं जानते। तो मेरे को ये लगता है कि ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्पेशली इस तरह की चीज़ों में, जैसे लैपटॉप्स हो गए, जैसे मोबाइल्स हो गए, जैसे और स्मार्ट सॉल्यूशंस जो आज हम अपने घरों में हर जगह पे यूज़ कर रहे हैं, चाहे टीवी हो गए, इसके अंदर हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें। इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो, होपफुली चिप मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में आ जाए, तो हम अपने जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और फ्यूचर में आप जानते हैं कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हर चीज में इन्वॉल्व होगा जी, तो उससे हम अपने पूरे के पूरे डिजिटल, चाहे सिक्योरिटी कैमरास हैं, ये सारी चीजें भारत में बनाने की कैपेबिलिटी है। इस पे फंडामेंटली रिसर्च करने की कैपेबिलिटी है। हमारे IITs और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स दुनिया से कहीं बेटर प्रोडक्ट बना के हमें दे सकते हैं जी। पर पहले तो गवर्नमेंट की विल भी कई बार होती है, पर जो ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स हैं इसमें करने में, हमें गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि इस पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए कि हम किसी भी लेवल पे, चाहे हमारे स्टार्टअप्स हों, चाहे हमारी इंडियन बड़ी कंपनीज हों, हम इंश्योर करें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां से आगे और यहाँ पे असेंबल कर लिया जी। एक स्टेज ये हो सकती है, पर मेरे को लगता है जल्दी से जल्दी ये सारी मैन्युफैक्चरिंग, चिप मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर इसके इंडिया में लिखे जाएं, राइट। इनके डाटाबेस, जो सारा डाटाबेस जाता है वो इंडिया में सर्वर्स मौजूद हों। ये सारी चीज़ें हमें इंश्योर करवा लेनी चाहिए, ताकि टैक्स चोरी तो एक अलग बात है, उसके अलावा जो निफेरियस इरादे किसी दुश्मन देश के, जिनके साथ आप कॉन्फ्लिक्ट में हो, मेरे को लगता है कि ये हमारी नाइविटी है कि हम उनको ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो इतनी वाइड स्प्रेड है, क्रिटिकल इस तरह से हो जाती है, बहुत वाइड स्प्रेड है। हमारे नेटवर्क्स हैं, जो टेलीफोनिक नेटवर्क्स हैं, उसमें कितना जो हार्डवेयर लगा है, जो नेटवर्किंग हार्डवेयर लगा, वो चाइना का बना हुआ है। हमें जो गलतियां हम पहले करते हैं, अब हमें उनको दोहराना नहीं है। हमें इंश्योर करना जल्दी से जल्दी, क्योंकि इनकी भी एक एज होती है, इनकी सब्स्टिट्यूशन हो जाए और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही ऐसे सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में और हम सब लोगों के हाथों में हो। बिल्कुल सर, एक अमरनाथ से बुरी खबर आई, हादसा हुआ, कई लोगों की जानें चली गई, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, तो लोगों को क्या करना चाहिए इस मुश्किल घड़ी में? देखो, अमरनाथ जी की इतनी मान्यता है, वो बहुत ही दुर्गम और डिफिकल्ट जर्नी है, पर लोगों में मान्यता बहुत है। हालांकि सरकार ने भी उनकी सिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ जो दूसरी वहाँ पे अनरेस्ट है कश्मीर के अंदर, देखो मैं जम्मू कश्मीर नहीं बोल रहा, सिर्फ कश्मीर का एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे थ्रू पाकिस्तानी सपोर्ट सम पीपल आर ट्राइंग टू क्रिएट अनरेस्ट। अदरवाइज मोस्ट ऑफ दी जम्मू कश्मीर का ज़्यादातर एरिया पीसफुल है जी। तो उसके कारण गवर्नमेंट को पूरी सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जो गवर्नमेंट कर रही है। उसी सिक्योरिटी के चक्कर में कारण क्या हुआ कि आपके पास रेस्क्यू के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए जी। बट मेरे को ये लगता है कि जब हमारे अमरनाथ की भारत में इतनी ज़्यादा मान्यता है, इस रास्ते को और कैसे असेसिबल बनाया जा सके, लोगों की सेफ्टी के लिए और चीज़ें क्या की जा सकती हैं, इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और ये बॉर्डर के करीब एरिया है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के डुअल पर्पसेस भी हो सकते हैं। तो अमरनाथ यात्रा को कैसे और लेस रिस्की बनाया जाए। बाकी देखो, जब एक नेचुरल डिजास्टर था, nothing could be done about it, but strong preventive measures could be taken, and we just pray for the people who have lost their lives in such a tragedy. सर, दुनिया में एक और दुखद घटना हुई है, जो जापान से खबर आई है, बुरी खबर। उसमें शिंजो आबे, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, लंबे समय तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जापान के, उनकी हत्या कर दी गई सर। देखो, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, और ये पूरे डायनामिक्स ग्लोबल सिक्योरिटी के राइट और जियोपॉलिटिक्स के चेंज करने का ये मादा रखता है। शिंजो आबे का जापान की पॉलिटिक्स पे, पूरे इंडो पैसिफिक, अगर मैं ग्लोबल ना भी बोलूँ, इंडो पैसिफिक जो पॉलिसीज बन रही हैं, अगर आज आप बात करें, जो क्वाड समिट होता है, जो क्वाड बना है, उसके मेजर आर्किटेक्ट शिंजो आबे थे। वो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे। एबेनॉमिक्स करके एक वर्ड था, जो उन्होंने एक नई इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जापान को, जो वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली लो ग्रोथ हो रही थी, उसको चेंज करने के लिए।
उन्होंने वो पोस्चर दिया जापान का, जो पैसिव पोस्चर था, जहां पे सिर्फ वो अमेरिका की सपोर्ट पे डिपेंडेंट थे चाइना के अगेंस्ट लड़ाई में। जी उन्होंने दोबारा से जापान की डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना शुरू किया। अभी उनके 6th जनरेशन जो फाइटर प्लेन है, ये सारे प्रोजेक्ट्स शिंजो एबे के दिए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, उन्होंने ही हैड अ स्पेशल बिलीफ इन पीपल ऑफ इंडिया एंड द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। काफ़ी जॉइंट वेंचर्स, काफ़ी प्रोजेक्ट्स इंडिया में, चाहे मैं अगर बुलेट ट्रेन की भी बात करूँ, शिंजो एबे वाज अ मेजर, ही प्लेड अ मेजर रोल इन इट। और मेरे को ये लगता है कि इंडिया का जो जियोपॉलिटिकल राइज हो रहा है उसके अंदर शिंजो एबे का भी एक रोल रहा है। उन्होंने भारत को हमेशा सपोर्ट किया है। और अनफॉर्चुनेटली चाइना में कुछ नेटिजन्स आज इस चीज़ की खुशी मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जापान को फिर से वो बैकबोन दी जब उन्होंने चाइना की असर्टिवनेस, चाइना की अग्रेशन का जवाब देना शुरू किया। चाइना के अगेंस्ट एक्टिवली उन्होंने, चाइना के जो मिस एडवेंचर्स थे उसके अगेंस्ट एक्टिवली उन्होंने ग्लोबल जो मूवमेंट शुरू की, जो क्वाड समिट और इंडो पैसिफिक में जो चीज़ें की, उसमें शिंजो एबे का मेजर रोल था। आपको मैं बता दूं, वो ही वॉज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, और उन्होंने बस 2 साल पहले अगेन बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ ही उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। हिज इम्पैक्ट एंड हिज लॉस विल बी फेल्ट बाय द इंटायर ग्लोबल लीडरशिप कम्युनिटी। और मेरे को लगता है कि इसको डीपली देखने की जरूरत है कि वाई शिंजो एबे, जिनका अभी भी जापान के ऊपर बहुत ही इन्फ्लुएंस था उनकी पॉलिसी मेकिंग में, उनके व्यूज जो टुवर्ड्स हाउ टू हैंडल चाइना, हाउ टू हैंडल इंडो पैसिफिक रीजन, उनमें उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। तो मेरे को लगता है कि इसको डीपली समझने की जरूरत है कि उनका असैसिनेशन क्यों किया गया है। बिल्कुल सर, इलॉन मस्क हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो स्पेस एक्स की बात हो, टेस्ला की हो, या अपने रंगीन मिजाज की। तो इस बार फिर चर्चा में आया दोबारा। 3 महीने पहले उन्होंने इन्वेस्ट किया था ट्विटर के साथ, अब फिर डिस्प्यूट चल रहा है। देखो, मेरे को लगता है वो अपना ध्यान ट्विटर से हटा के जो ग्लोबल पॉपुलेशन डिक्लाइन की उनको चिंता है उसके ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। और बेसिकली देखो, ये ही इज़ अ वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन, और ट्विटर के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट इट वाज मोर ऑफ अ स्पर ऑफ द मूवमेंट। और अब नाउ ही रियलाइज्ड कि उनको लग रहा था कि उनके उन्होंने कुछ शेयर खरीदे थे $8-9 बिलियन के, और उसके बाद उनको बोर्ड पे सीट भी दी गई थी। बट उनको लगा था कि उनकी इन्वेस्टमेंट के बाद बाकी पूरी कंपनी को टेक ओवर करने में बहुत लोग उनके साथ पैसा लगाने को तैयार हो जाएंगे, जो नहीं हुआ। और एक चीज जो ट्विटर के साथ जोड़ के देखी जानी चाहिए, बिकॉज उनकी मेजर जो उनकी वेल्थ है वो टेस्ला से आती है। पिछले 6 महीने में टेस्ला के शेयर 30% गिरे हुए हैं। इस चीज पे ध्यान रखने की जरूरत है। आज मेरे को लगता है कि बिकॉज एक टाइम पे उस टेस्ला के शेयर जब उन्होंने ट्विटर के लिए बेचे तब उनका रेट कुछ और था, आज उनको वो वैल्यूएशन नहीं मिल पा रही है। टेस्ला के भी कंपिटिटर्स बहुत खड़े हो रहे हैं जो उनसे बेटर और इनोवेटिव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आ रहे हैं। अभी कल परसों की खबर थी कि टेस्ला अब दुनिया का नंबर 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर नहीं रह गया है, वो एक चाइना की कंपनी बन गई है। और भी जैसे वॉक्सवैगन, ऑडी, ऐसे बहुत अच्छी कंपनीज, इवन हुंडई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में उनका मार्केट शेयर खाती जा रही है। तो इसको उससे जोड़ के देखना चाहिए कि प्रॉब्ली उनके बोर्ड ने, उनके एडवाइजर्स ने उनको समझाया कि इस टाइम पे $44 बिलियन स्पेयर करना विल बी डिफिकल्ट। और आप देखिएगा इसकी बहुत लीगल रिपोकर्शंस होंगी, उनके ऊपर केस किया जाएगा, क्योंकि वो अपना जो आपने जैसे बोला था कि उनका जो एक फ्लूइड मिजाज है कि वो कभी भी कुछ भी ही इज अ काइंड ऑफ एन एसेंट्रिक बिजनेसमैन, तो वो ऐसी चीजें करते रहते हैं। पर इस बार उसकी काफी लीगल रिपोकर्शंस होंगी और ये ट्विटर की वर्किंग को भी काफी इम्पैक्ट करेगा। शुक्रिया सर, इस तरह की और जानकारी लेके आते रहेंगे, ज़रूरी मुद्दों पे चर्चा होती रहेगी। आप देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद।